वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, विल और जैक्टोनिया के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी थी, जिसमें वो जूलियस की आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के सभी जैक्टोनिया को खत्म कर दिया था। और उसके शानदार परफॉर्मेंस को देखने के बाद आइस, फायर, विंड, अर्थ और डार्क ने उन सभी ने उसको सेलेक्ट कर लिया था। पर यह बात कटरूच को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए उसने वहाँ पर वेस क्यूजिस को समन कर दिया था। पर विल कितने भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो उनको खत्म नहीं कर पा रहा था। ये सब देखने के बाद उन सभी को पता चल गया था कि विल के पास बिल्कुल भी मैजिकल पावर नहीं है। साथ ही साथ वो सब वहाँ से चले जाते हैं, पर उन्हें एक हफ्ते बाद फिर से री एग्जाम करने के लिए बुलाया था। इस बीच विल लग जाता है अपनी स्टडी में, लेकिन वो लोग उसको डंजन में ट्रेनिंग करने के लिए बुलाने ही वाले थे। तभी वहाँ पर जूलियस आते के साथ विल को पट्टी पढ़ाते हुए उसको अपनी तरफ कर लेता है, पर इसके पीछे उसका कोई और ही मकसद था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जूलियस ने उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, जबकि दूसरी तरफ एक बीच जिसका नाम कैरेट वेन है, उसकी नजर उन पर पड़ जाती है। पर यह है कौन और ये विल को कैसे जानती है, सब कुछ आप लोगों को इसी एपिसोड में पता चल जाएगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत हमें पास्ट मेमोरीज का सीन दिखाते हुए होती है, और इस जगह का नाम है रेनबर्ड स्टेट गार्डन। तभी वहाँ पर एक बच्चा एना से कह रहा था, एना क्या मैं तुम्हें इस रूप में पसंद हूँ? जिस बात पर एग्री करते हुए एना अपने गले में से एक लॉकेट बाहर की तरफ निकालने के साथ उससे कह रही थी, हाँ मैं करती हूँ, और बाकी सब भी। साथ ही हम सभी अपने यंग मास्टर जूलियस से काफी प्यार करते हैं। और इसके आगे की कहानी हमें आगे मालूम पड़ जाएगी। फिर यहाँ से कट होकर फील्ड्स ऑफ सॉलिट्यूड की तरफ आ गया था, जहाँ पर विल काफी देर से ट्रेनिंग कर रहा था, जिसकी वजह से वो थक भी जाता है, लेकिन वो उस पंछी को रोक नहीं पाता। अब उसकी बार बार नाकामयाबी को देखने के बाद जूलियस उस पर गुस्सा करने के साथ कह रहा था, ये कितनी बार हो चुका है, तुमने एक और गार्डियन को तबाह कर दिया, यहाँ तक कि तुमने जरा भी तरक्की नहीं की है। आखिर तुम मेरी कितनी मैजिकल पावर बर्बाद करने का इरादा रखते हो? जो सुनकर विल उससे माफी मांगते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पर मैं ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट तक ही अपनी पावर रोक पाता हूँ। उसके बाद मेरी मैजिकल पावर खत्म हो जाती है। इससे भी बुरी बात यह है कि जब मैं विश को हटाता हूँ तो मेरी सारी ताकत एक ही झटके में खत्म हो जाती है। इसलिए मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि इसका कितना बड़ा नुकसान भी है। पर जिस रफ्तार से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये बस समय की बर्बादी है। जबकि दूसरी तरफ जूलियस विल की ट्रेनिंग फिर से कंटिन्यू करने ही वाला था, लेकिन उसकी काफी ज्यादा माना पावर खर्च होने की वजह से वो घुटनों के बल आ जाता है। पर वो खुद को संभालते हुए उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जल्द से जल्द अपनी जगह पर आ जाओ। लेकिन उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद विल परेशान होते हुए कहता है, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा यही होगा कि हम सबसे पहले विश के बारे में जान लें। मेरा मतलब है कि मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये पावर है क्या। फिर वो अपने मन में बोला कि मैंने एकेडमी की लाइब्रेरी में लगभग हर किताबें देखी, लेकिन मुझे कुछ भी काम का नहीं मिला। लेकिन प्रोफेसर वर्कनर को शायद कुछ अंदाजा था, पर उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जो सब सोचने के बाद वो उसको बताना शुरू करता है, इसमें समय लगेगा, लेकिन शायद मुझे बड़े मैजिशियन से पूछना चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जूलियस उस पर भड़कते हुए कहता है कि मैं ये सब पहले ही कर चुका हूँ, और मैंने क्लोन को अपर इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में भेज दिया है। साथ ही दूसरा क्लोन प्रोफेसर एलाइजा ज़फिन को ढूंढने में मदद मांग रहा है, जो पीपल ऑफ द लाइट से है, और उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे कुछ पता है। अब ये सुनकर विल काफी ज्यादा हैरान होने के साथ उससे कहता है कि तुम आर्स वाइस को दूर से कंट्रोल कर रहे हो, और तुम खुद ऐसा कब से करने लगे हो? जिसका जवाब देते हुए जूलियस बताता है, अभी हमारे पास समय की बहुत ज्यादा कमी है, और मेरे पास ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का काम एक साथ करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। तभी अचानक से उसका सर चकराने लगा था, जो देखकर विल पहले से भी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन जूलियस खुद को संभालते हुए कहता कि तेरे के एक साथ 3 अलग अलग नजरिए देखने से मेरा दिमाग पूरी तरह से उलझ गया है, इसलिए मुझे मल्टीटास्किंग से नफरत है। जबकि विल उससे सवाल करता है, तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो? अब ये सुनकर जूलियस का दिमाग पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका था। जाहिर है अपने सोचे समझे फायदे के लिए। अब तो समझ जाओ, रैनबर्ग फैमिली का एक मेज होने के नाते मैं बिना किसी शक के सबसे ऊंचा मुकाम पर पहुंचूंगा, और इसी मकसद के लिए मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। बस इतना ही। और नोबल्स हमेशा अपनी बात को लेकर पक्के होते हैं, बस यही तो बात है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद विल के तो होश उड़ चुके थे। साथ ही वो अपने मन में कहने लगा, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। ग्रेट मैजिक फेस्टिवल के बाद से जूलियस ने अपना वादा निभाया, यहाँ तक कि मिस्टर डोनान और दूसरे डिवॉप्स के साथ भी। जो सब सोचने के बाद वो मुस्कुराते हुए बताता है कि जूलियस तुम सच में काफी ज्यादा काइंड हो, है ना? मुझे लगता है कि अलग अलग लोगों में काइंडनेस अलग अलग रूप ले लेती है। जैसे कोलेट की काइंडनेस मुझे हमेशा बचाती है, और प्रोफेसर वर्कनर की काइंडनेस मुझे हमेशा डांटती है, जिसकी वजह से दोनों अलग अलग है। साथ ही साथ योन के अंदर भी काइंडनेस है, भले ही ये सिर्फ नोबल ऑब्लिस ही क्यों ना हो। पर जूलियस मुझे लगता है कि तुम कमाल की और रहमदिल इंसान हो। ये सब सुनने के बाद जूलियस को वो पल याद आने लगा था जहाँ पर एना ने उससे कहा था, यंग मास्टर जूलियस आप काफी काइंड हैं, है ना? जो सब अचानक से याद करने के बाद जूलियस की सांसें थम चुकी थी, पर वो खुद को संभालते हुए वहाँ से जाने के साथ कहता है कि अचानक से तुम ये सब क्यों कह रहे हो? पर तुम सच में बहुत ही अजीब हो, और इसके बारे में तुम्हें पता है। लेकिन अब मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने जा रहा हूँ। जिस बात पर एग्री करते
करते हुए बिल खुश होने के साथ कहता है कि ठीक है, पर मैं थोड़ी देर और ट्रेनिंग करूंगा। जबकि दूसरी तरफ जूलियस जाते हुए अपने मन में कह रहा था उसके काइंड होने का क्या मतलब है, पर काइंडनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर जूलियस के पास की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो काफी ज्यादा छोटा सा बच्चा होता है। साथ ही साथ वो एक किटी के पैरों में बैंडेज लगाते हुए कह रहा था अब सब ठीक है। जो सब देखने के बाद वहाँ पर एना आते के साथ कहने लगी, यंग मास्टर जूलियस, आप काफी काइंड हैं, है ना? जिस बात पर एग्री करते हुए जूलियस एक प्यारे से मुस्कुराहट के साथ उसको बताता है कि बेशक मैं हूँ, कमजोरों की मदद करना एक नोबल्स का फर्ज होता है। उसकी इस बात से एना काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी, इसलिए वो उसका सिर सराहने लगती है। जो देखते हुए जूलियस का कहना है, एना क्या मैं तुम्हें इस रूप में पसंद हूँ? इस पे एग्री करते हुए एना अपने गले में से एक लॉकेट बाहर की तरफ निकालने के साथ कहती है, हाँ मैं करती हूँ, और बाकी सब भी हम अपने यंग मास्टर जूलियस से काफी प्यार करते हैं। जिसके बाद वो लॉकेट उसने पहन लिया था। तभी अचानक से हमें बैकग्राउंड में जूलियस की आवाज आती है जो कह रहा था मुझसे झूठ मत बोलो। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर एना की शादी हो चुकी थी, और इन सब नजारे को देखने के बाद जूलियस का कहना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना काइंड क्यों ना था, आखिरकार मैंने तुम्हें खो ही दिया। उसके यूं उदास चेहरे को देखने के बाद वो किटी भी उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जूलियस अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, इसी के साथ मैंने अपनी काइंडनेस को छोड़ दिया है और सेल्फिशनेस में ज्यादा फायदे हैं, पर मैं अपने टैलेंट का यूज करूंगा और दूसरों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करूंगा। मैं कमजोरों को ताना कसूंगा और अपने जीत पर इतराऊंगा। साथ ही साथ जूलियस वही लॉकेट अपने हाथ में कसकर पकड़ते हुए अपने मन में बोला, मेरी तरफ ऐसे मत देखो जैसे आना देखती थी, और ना ही दया की बातें करो। साथ ही साथ मुझे काइंड की कोई भी जरूरत नहीं है। वह जूलियस रैनबर्ट जो सिर्फ दयालु था और कुछ भी नहीं, पर उसे मैंने बहुत पहले ही मार डाला था। और जब वो ऐसा सोच रहा था तभी हम उसके पीछे की तरफ देखते हैं जहाँ पर एक ड्रोन उसकी निगरानी कर रहा था। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर फ्लोटिंग गैस नंबर 1 वैली की तरफ आ गया था, जहाँ पर कटरू जूलियस को ही देखते हुए कह रहा था, कितना बेमतलब स्ट्रगल है, और चार्ल्स हमारे साथ ही कलरलेस से कांटेक्ट करो। जिस बात पर एग्री करते हुए चार्ल्स वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ सीन कट होकर जूलियस की तरफ आ गया था, जो चलते चलते एक जगह पर आकर रुक जाता है। साथ ही वो कहता है, धत तेरे की, अरे यार ये डंजन कहाँ पर चला गया? तभी अचानक से उसके पीछे से किसी ने अटैक कर दिया था, और इस अटैक का पता जैसे ही जूलियस को चला उसने तुरंत ही वहाँ पर एक आइस बैरियर क्रिएट कर दिया था, जिसके बाद वो दोनों ही आपस में टकराने के बाद चकनाचूर हो चुके थे। लेकिन जूलियस सामने की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम कौन हो? क्या तुम अपन इंस्टीट्यूट की मेज हो? उसके इन सवालों का जवाब देते हुए टोनी हार्वी बताना शुरू करता है, ऊपर से मिले ऑर्डर पर हमें अपने गार्डन में उत्पाद मचा रहे उन बदमाशों को सजा देनी है और तुम्हारी उस भद्दी ट्रेनिंग को रोकना है। ये बात सुनकर जूलियस उन पर भड़कने के साथ कहता है कि तो तुम्हारा मतलब है कि तुम हमारे रास्ते में आओगे सिर्फ इसलिए ताकि अगले बुलोम में हमारे पास कोई भी मौका ना बचे, और तुम तो टावर के मेंबर्स हो, है ना? तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? ये बात सुनकर टोनी हार्वी को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, और वो उस पर अपनी लाइटनिंग से अटैक करते हुए कह रहा था, तुम ये बात कभी भी समझ नहीं सकते। हम टावर तक पहुंच गए हैं लेकिन अब कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और कलरलेस होने के नाते हमें जिस अपमान का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ मैरिलो भी उस पर अटैक करते हुए कह रही थी, मैं हमेशा के लिए इस टावर में महज एक पुर्जा बनकर रहने से इनकार करती हूँ। साथ ही साथ ओरेंज चिक भी शुरू होते हुए कहने लगा, लॉर्ड कटरूज ने हमसे वादा किया था अगर हम तुम्हें कुचल देते हैं तो वे हमारे लिए हर फैक्शन को रिकमेंडेशन लेटर भेजेंगे। उन सब की ऐसी बातों को सुनने के बाद जूलियस खुद को कवर करते हुए अपने मन में कहता है कि तो ये टावर के भीतर की ब्रूटली राइवलरी का नतीजा है। साथ ही साथ ग्रेवयार्ड से बाहर निकलने की हताशा में इन छवियों ने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी त्याग दिया है, लेकिन करप्ट हो जाने के बाद भी वे अभी भी हाई मेज है। उसके ऐसा कहते ही उन तीनों के अटैक जूलियस को लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रूटली इंजर्ड हो चुका था। पर वो खुद को संभालने के बाद अपने मन में कहा कि मैंने अपने गार्डियंस और आर्ट्स वाइज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए अब मेरे पास ज्यादा मैजिक नहीं बचा है, ऊपर से वह गिनती में भी मुझसे ज्यादा है। फिर वो इवल की तरह हंसने के साथ उनको बताना शुरू करता है, टोनी जो मुझसे बस एक साल सीनियर था, मैरी जो हमेशा अपनी अकड़ में रहती थी, और ओरोन जो मुझसे जूनियर होने के बावजूद भी काफी ज्यादा घमंडी था। और नया मैजिक सीखने और इतनी तेजी से टावर चढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि तुम सब पूरी तरह से नाकामयाब हो गई हो, है ना? तुम सब जो कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट कहलाए जाते थे, पर अब तुम कितनी दयनीय हालात में हो और अपन इंस्टीट्यूट की बेड़ियों में पूरी तरह से जकड़े हुए हो। पर तुम्हारे जैसे बेड़ियों में जकड़ी हुई रद्दी बनकर जीने से अच्छा है मैं मरना पसंद करूंगा। ये बात सुनकर टोनी हार्वी उस पर गुस्सा करने के साथ कहता है कि तुमको भी किसी ने सेलेक्ट नहीं किया है, इसी वजह से तुम भी कलरलेस हो। उसकी इस गलतफहमी को दूर करते हुए जूलियस कह रहा था, क्या तुम अंधे हो? मैं जूलियस रैनबर्ग हूँ। मैं उस मेज के तौर पर बेकार नो टैलेंट इंसान का इस्तेमाल करूंगा और जिसकी भी जरूरत पड़ेगी उसका भी इस्तेमाल करूंगा। साथ ही साथ मैं इस टावर पर तेजी से चढ़ूंगा और लेडी अल्फारिया का सक्सेसर बनूंगा, और फिर टावर की सबसे ऊंची पीक में उन सभी लोगों को देखूंगा जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था। इसी के साथ इस मकसद के लिए मैं मागी एवेंडर का भी इस्तेमाल करूंगा। हालांकि मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि तुम लोग तो इस्तेमाल के भी लायक नहीं हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा भड़क चुके थे, यहाँ तक
जबकि वो उससे कहने लगे स्कूल से भी मैं तुम्हें कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता था, पर अब तुम मरने वाले हो। जो कहने के बाद उन तीनों ने एक साथ उस पर अटैक कर दिया था। उस अटैक को अपनी तरफ आता देखकर जूलियस अपने मन में कहा, बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल भी काइंड नहीं हूँ और इस वक्त जो मेरे सामने लोग खड़े हैं वह मुझसे नफरत करते हैं। साथ ही साथ वह इस बात का जीता जागता सबूत है, इसी वजह से देखा है ना, अब मैं बिल्कुल भी काइंड नहीं रहा। जिसके बाद वो अटैक उसको लगने ही वाले थे, लेकिन एक हीरोइक एंट्री के साथ विल आते के साथ उनके अटैक को ब्लॉक करने लगता है। और विल को अपने सामने देखने के बाद जूलियस के होश उड़ चुके थे। जबकि विल उन अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद जूलियस से पूछता कि क्या तुम ठीक हो जूलियस, पर मुझे माफ कर देना कि मेरे को आने में इतनी देर हो गई। लेकिन जूलियस को समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझको बचाने क्यों आया। तभी विल उससे कहता है, अचानक ही मुझ पर कुछ बड़े मेज ने हमला कर दिया था, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम भी खतरे में हो, इसलिए किकी और मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए। जो सब जानने के बाद जूलियस उससे सवाल करता है, तुमने मुझे क्यों बचाया। अब ये सुनकर विल के तो होश ही उड़ चुके थे, पर वो उससे कहता है, खैर मेरा मतलब है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली प्रैक्टिस के दौरान डंजन में हम दोनों ने एक दूसरे की काफी मदद की थी और तुम तो अभी भी मेरी काफी मदद कर रहे हो। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जूलियस उस पर भड़कने के साथ कह रहा था, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि ग्रेट मैजिकल फेस्टिवल के बाद मैंने तुम्हें कितना बेवकूफ दिखाया था। साथ ही साथ मैंने तुमसे कहा था कि ये सब सिर्फ मेरे अपने फायदे के लिए है और मैं तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर भी तुम बिल्कुल ही बेवकूफ हो। जिस बात पर एग्री करते हुए विल बताता है, हाँ मैं हूँ, जब लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो मैं उन्हें पसंद किए बिना नहीं रह पाता और मैं सचमुच एक बेवकूफ हूँ। अब ये सुनकर जूलियस को वो पल याद आने लगा था जहाँ पर एना ने उससे कहा था, हाँ मैं करती हूँ और बाकी सब भी। हम अपने यंग मास्टर जूलियस से काफी प्यार करते हैं। जो सब याद करने के बाद जूलियस पहले से भी ज्यादा भड़कीला हो जाता है और वो अपना गुस्सा उतारने के लिए विल के चेहरे पर एक जोरदार पंच मार चुका था। अब ये देखकर विल अपना चेहरा पकड़ते हुए उससे कह रहा था, तुमने मुझे मुक्का क्यों मारा। लेकिन जूलियस उस पर चिल्लाने के साथ कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ और मैं तुमसे सचमुच काफी ज्यादा नफरत करता हूँ। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो तीनों उन दोनों की बातों को सुनने के बाद पक चुके थे, इसलिए उन्होंने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। जो देखकर विल उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हम वहाँ पर देख पाते हैं कि उनको किसी ने फायर से घेर लिया है और ये फायर अटैक किसी और ने नहीं बल्कि उसी विच ने किया है, जो उनकी तरफ देखते हुए कह रही थी, हम मैजिक का इस्तेमाल इस तरह से नहीं करते, क्या तुमने अकेडमी में यह नहीं सीखा। अब बिल को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये बंदी कौन है, जिस पर वो विच बताने लगी, मैं सैरा डिवीन हूँ। जवानी के उस सुनहरे बसंत के प्रदर्शन के लिए मुझे अपना टीचर बनने की परमिशन दो। उसका नाम जानने के बाद जूलियस काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहता है कि अरे जरा रुको, वह नाम तो ठीक वर्चस की तरह वह भी एकेडमी की 7 ग्रेट लेजेंड में से एक है। साथ ही साथ मैंने सुना है कि वह हर रात स्टूडेंट्स को अगवा करती है और उन पर एक्सपेरिमेंट करती है, जिसकी वजह से उसका निकनेम हैमर ऑफ द विच है। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए सैरा डिवीन बताना शुरू करती है, मैं उस तरह की डरावनी चीजें बिल्कुल भी नहीं करती। जब मैं ऐसे स्टूडेंट से मिलती हूँ जिनमें मेरी दिलचस्पी होती है तो मैं उन्हें ट्रेनिंग देती हूँ और उनको गाइड करती हूँ, बस इतना ही। ठीक वैसे जैसे तुम दोनों अभी यहाँ मेरे सामने हो और मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे जानते हो, लेकिन तुम दोनों को मैं काफी समय से देख रही हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जूलियस अपने मन में कहने लगा, क्या वह हम पर नजर रख रही थी, पर मैं इस विच से पहले कभी एक बार भी नहीं मिला। जब वो ऐसा सोच ही रहा था तभी सैरा डिवीन अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल करने के साथ उन दोनों को बांधते हुए अपनी तरफ लाने के साथ कहने लगी, बाकी बातें हम बाद में कर सकते हैं, पहले चलिए कहीं और चलते हैं। अगर हम यहीं पर रुके रहे तो अपन इंस्टीट्यूट के दूसरे लोग हमें ढूंढ लेंगे, इसी वजह से अभी के लिए बस मेरे साथ चलते रहो और मुझे तुमको अपने ट्रैप में फंसाने दो, ठीक है। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद यहाँ से इनका ठोकर विजार्ड टावर की तरफ आ गया था, जहाँ पर आयरिस अल्फारिया को बता रही होती है, लेडी अल्फारिया आपने जूलियस रेनबर्ग को अपनी ब्लेसिंग क्यों नहीं दी। जब उसके जैसा कोई टैलेंटेड पर्सन गुमनामी में खोया रहता है तो एक दर्शक के तौर पर मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद अल्फारिया अपना मुंह फुलाते हुए कहने लगी, लेकिन उसने इतनी अश्लील बातें कही जैसे कि वह मुझे पूरी तरह से बेनकाब कर देगा और ना जाने क्या क्या। इसके अलावा उसने विल को भी काफी ज्यादा तंग किया है और उसने मेरा काला पाश पूरी तरह से एकेडमी के सामने खोल कर रख दिया। ये बात सुनकर सरीसा कहती है, तो यह महज एक पर्सनल साजिश थी, वैसे यह विल ही था जिसने असल में ये बात जाहिर की थी, है ना। उसकी इस बात पर आयरिस ने अपना मुंह फेर लिया था, पर वो कहती है मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। लेकिन आयरिस, लॉर्ड एरोन विल के बारे में क्या सोचते हैं। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए आयरिस बताना शुरू करती है, उन्होंने कहा जो होना है उसे होने दो। लॉर्ड एरोन हेडमास्टर कैल्ड्रोन से अलग राय रखते हैं, पर उन्हें ये आइडिया उतना रास नहीं आता कि सोड मैजिक की वॉन्ड के साथ शामिल हो जाए। हालांकि अगर सोड अपना रास्ता खुद बनाने का इरादा रखती है तो वह उस विल पावर और ताकत का सम्मान करेंगे, लेकिन उनका रुख कुछ ऐसा ही जान पड़ता है। इसके आगे की बात हमें सरिसा से पता चलती है। विस के आने के साथ टावर इस बात पर डटा हुआ है कि आगे क्या करना है। सबसे पहले विस है क्या, मैं इसे खुद इसके बारे में पूरी तरह से नहीं समझती, और एक ऐसी ताकत जो पूरी दुनिया को उलट पुलट कर सकती है, हर मायने में यह बेइज्जती है। हालांकि यह लेडी अल्फारिया के प्रति बेइज्जती है। ये बात सुनकर आयरिस खुश होने के साथ कहती है, खैर अगर विल के इलाज को लेकर कोई सवाल उठता है तो एक देखभाल करने वाले के तौर पर मैं उसकी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी लूंगी, इसलिए प्लीज आप लोग उसकी चिंता मत करो। अब ये सुनकर अल्फारिया इरिटेट होने के साथ कहती है, अरे छोटी सी चोर बिल्ली, तुम्हें सच में नींद में बातें नहीं करनी चाहिए जब तक कि तुम अच्छे से सोना लो, समझी। जिसके बाद वो दोनों अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीज करने लगे थे, जो देखते हुए सरिसा अपने मन में कहने लगी उस नौजवान की वजह से ये टावर सच में टूट सकता है। उसके ऐसा कहते यहाँ से निकट होकर उसी विच की तरफ आ गया था, जहाँ पर उसने एक सीक्रेट गेट ओपन कर दिया होता है। फिर हम अंदर का सीन देखते हैं और इस जगह का नाम है क्लैरिस हाउस, विच इसका सीक्रेट अड्डा। दूसरी तरफ उन दोनों को अंदर घुसने में थोड़ी झिझक हो रही थी, पर वो आखिरकार उसके अंदर एंटर हो ही जाते हैं। जो देखकर सेरेडवेन उनके सामने काफी सारा खाना सर्व करते हुए कह रही थी, जहाँ जाओ वहाँ पर बैठ जाओ और चलो खाना खा लेते हैं, साथ ही ये सब मैंने खुद बनाया है। अब अपने सामने इतना सारा खाना देखने के बाद विल के मुंह में तो पानी आने लगा था, लेकिन दूसरी तरफ जूलियस का कहना है हम कभी भी वह नहीं खाएंगे जो किसी सस्पिशियस विच ने खाया है। और जब वो अपना भाषण दे ही रहा था, उसके पीछे की तरफ विल ने खाना खाना शुरू कर दिया था, जो देखकर जूलियस उस पर गुस्सा करने लगता है। अब उसको ऐसे खाता देखकर जूलियस उससे कुछ भी नहीं कहता, साथ ही वो उससे सवाल करता है, सबसे पहले ये जगह आखिर है क्या? जिसका जवाब देते हुए सेरेडवेन बताती है, ये एक ठिकाना है जिसे क्लैरी ने चुपके से फर्स्ट फ्लोर पर बनाया था, पर मैं उसकी मर्जी से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। जो सब जानने के बाद विल का कहना है, क्या ये मिस क्लैरी का घर है? जिस पर एग्री करते हुए सेरेडवेन बताना शुरू करती है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और वे आखिरकार मेरे स्टूडेंट है। जो सुनकर विल के तो होश ही उड़ चुके थे, साथ ही वो कहता है, हालांकि किसी तरह से ये बात पूरी तरह से समझ में आती है। इस बात पर जूलियस कह रहा था तो उसका ये बेफिक्र रवैया उसकी अपने टीचर से मिला है। वैसे अब तुम इस फूल का इस्तेमाल करने के लिए क्या साजिश रच रही हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर विल उसको समझाता है कि जूलियस उसने हम दोनों को बचाया है, और वह कहती है कि वह मिस क्लैरी की मेंटोर है। उसकी इस बात पर जूलियस उस पर गुस्सा करने के साथ कहता है कि तुम्हें लोगों से ज्यादा सावधान रहना सीखना होगा, हो सकता है कि वह अपन इंस्टीट्यूट की कोई किलर हो जो बस दिखावा कर रही हो, और अगर वह ऐसी नहीं भी है तो कोई भी ऐसा मेज जो अपनी आर्ट में माहिर हो रहा हो वह अपनी सर्विस फ्री में कभी नहीं देता। ठीक जैसे ही उन 7 कहानियों में कहा गया है, हो सकता है कि वह हमें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए टेस्ट सब्जेक्ट बनाना चाहती हो। जो सुनकर सेरेडवेन उससे परेशान हो चुकी थी, साथ ही वो उससे कहती है, खैर यह निश्चित रूप से यह एक प्रॉब्लम है और सावधान रहना एक बेहतरीन मेज की निशानी है। इसी के साथ उसने वहाँ पर काफी सारे मैजिक सर्कल क्रिएट कर लिए थे, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट की पावर मौजूद होती है, और इसी चीज को देखते हुए उन दोनों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। जबकि विल अपने मन में कहने लगा, मेज का इतना जबरदस्त अटैक उसने तो यह पलक झपकते ही कर दिया, और बिना किसी इनकार्टेशन के, और मुझे तो उसे ऐसा कुछ भी करते दिखाई नहीं। जबकि दूसरी तरफ जूलियस अपने मन में कह रहा था, लाइट के अलावा हर तरह के एलिमेंट की बोल्ट, इसमें कोई शक नहीं है कि यह लेडी एक मेल्टोस है और उसके पास कई तरह की पावर्स हैं। उन दोनों को इतनी गहरी सोच में डूबा देखेकर सेरेडवेन बताना शुरू करती है, अगर मेरा मन होता तो मैं तुम्हें पलक झपकते ही बस 2 सेकंड में ही अपने काबू में कर लेती। और यह किसी बात का कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हें यकीन हो जाएगा। अगर मेरी पूरी नियत होती तो यह डरावनी चुड़ैल तुम्हें अब तक निगल चुकी होती। उसकी ऐसी खतरनाक पावर को देखने के बाद जूलियस उसे सीरियस टोन में कहता है, सबसे पहले हमें ये बताओ कि तुम असल में क्या कर रही हो और तुम्हारा गेम क्या है, वरना मैं तुम्हें इस बेवकूफ का मेंटोर कभी नहीं बनने दूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर विल अब उस पर पहले से भी ज्यादा भरोसा करने लगा था, जो देखकर जूलियस अब उस पर गुस्सा करने के साथ कहता है कि गलत मत समझना, सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता है, और मैं किसी और को यूं ही आकर तुम्हें चुराने नहीं दूंगा। साथ ही साथ मुझे इसी बात पर एतराज है, और मैं बिल्कुल भी रहम दिल नहीं हूँ, किसी भी तरह से, किसी भी रूप में नहीं। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है? फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सेरेडवेन विल से कहना शुरू करती है, सबसे पहले मैं विश के बारे में बस जरा सा ही जानना चाहती हूँ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, और यही पहला रीजन है कि मैं तुम्हारे सामने आई हूँ। जहाँ तक कि दूसरे रीजन की बात है तो वह पर इंस्टीट्यूट की गलती होगी, पर उनके तरीके सबसे अच्छे तो नहीं होते, लेकिन विल वहाँ कुछ ऐसी ताकतें हैं जो तुम्हें घेरने की कोशिश कर रही हैं। उनकी बात को समझने के बाद विल कहने लगा, मैं समझ गया, आपका मतलब उस आदमी से है। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर उस आदमी की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो चार्ल्स लॉयर की बातों को सुनने के बाद हैरान होने के साथ कहता है कि क्या तुम कह रही हो कि विल सरफोर्ड अचानक से गायब हो गया है? जिस पर एग्री करते हुए चार्ल्स का कहना है, हाँ, और इसमें जूलियस भी शामिल है, पर इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा लगता है कि किसी ने इसमें दखल दिया है। ये बात सुनकर कटरोज भड़कने के साथ कहता है कि पूरी तरह से तलाशी शुरू करो, ऐसा कोई भी मैजिकल साइन नहीं है जिससे पता चले कि कोई फर्स्ट फ्लोर से बाहर गया हो। इसी वजह से मेरे को लगता है कि वह जरूर यहीं कहीं आसपास छुपे हुए होंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद चार्ल्स सवाल करने लगा था, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि सिर्फ विल सरफोर्ड को फंसाने के लिए लेडी अल्फारिया से तुम दुश्मनी क्यों ले रहे हो? जिस बात का जवाब देते हुए कटरोज बताता है कि मैं इतने बेहतरीन मटेरियल को बैटल क्रेज फैक्शन के हवाले क्यों करूं, और वैसे भी इसका इस्तेमाल एफिशिएंटली और इफेक्टिव ढंग से किया जाना चाहिए। फिर उसने वहाँ पर डेविल्डर को बाहर की तरफ निकाल लिया था, जो अभी भी जिंदा है, लेकिन वो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, ठीक इस मेज स्लेयर की तरह मुझे नहीं पता कि इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, लेकिन इसकी पावर जबरदस्त है, पर कम इंटेलिजेंस वाले भी मोस्टर इसे चला सकते हैं और बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन
ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। इसी वजह से यह एक ऐसा वेपन है जो कमजोर मेज को भी काबिल सोल्जर बना सकता है। यहाँ तक कि हमारी उम्मीदें भी इसी दिशा में होने चाहिए और पावर गिनती से आती है। यहाँ तक कि फंक्शनैलिटी भी गिनती पर ही डिपेंड करती है और केवल 5 सबसे पावरफुल सोर्ड के साथ इस सेलेस्टियल होस्ट लगभग अनस्टॉपेबल था। इसलिए हमें केवल अकेली एक्सीलेंसेस की तलाश नहीं करनी चाहिए बल्कि एक स्टैंडर्डाइज्ड डोमेस्टिकेशन को एस्टेब्लिश करना चाहिए और बेस को एक ऐसी पावर में बदलना चाहिए जिसका इस्तेमाल हर कोई कर सके। और बिना शक के यही अपन इंस्टीट्यूट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे बिल सरफोर्ड का शरीर चाहिए। जो सब कह लेने के बाद वो दरिंदों की तरह डायनाबोरोस पर लगातार अटैक पे अटैक करे जा रहा था। अब इस नजारे को देखने के बाद चार्ल्स की तो फटके हाथ में आ गई थी। साथ ही वो अपने मन में कहा कि किसी भी फैक्शन को यहाँ तक कि मागे वेंडर को भी इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है पर लॉर्ड कट्रोच का छिपा हुआ रूप जिसे मैड डिसेक्टर कहते हैं। और अगर लेडी अल्फारिया को कभी इस बारे में पता चल गया तो अपन इंस्टीट्यूट का तो काम ही तमाम हो जाएगा। दूसरी तरफ कट्रोच उसका दिल बाहर की तरफ निकालने के साथ एकदम से कुचल देता है। फिर वो उससे कहता है कि फैक्शन को बता दो कि हमारे पास जल्दी ही मेज सरफोर्ड के अगेंस्ट जवाबी उपाय होगा और मैं उनके पीछे के प्रिंसिपल को समझ गया हूँ। अब अगली बार जिस चीज का रेवोल्यूशन मैं करूंगा वह है विश। इसके बाद यहाँ से इनका ठोकर क्लैरी हाउस की तरफ आ गया था जहाँ पर सैरिडवेन उनको बता रही थी सच तो यह है कि मैं तुम्हें अपनी ताकत पर आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी लेकिन अब मैं और चुपचाप नहीं बैठ सकती और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम कोई टेस्ट सब्जेक्ट बनो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया है। इसके अलावा प्यारे से छोटी अल्फारिया ने भी मुझसे इसके लिए रिक्वेस्ट की थी और बस मेरे बारे में इतना ही। अब तुम इसे किस तरह से लेते हो या पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है। जो सब जानने के बाद विल जूलियस से कहता है जूलियस मैं उस पर भरोसा करना चाहता हूँ। फिर वो अपने मन में कहने लगा मुझे लगता है कि वह झूठ नहीं बोल रही है और वह अजीब है लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसे काफी लंबे समय से जानता हूँ। जो सुनने के बाद जूलियस अपना मुंह टेढ़ा करने के साथ बोलता है कि जो चाहो वो करो, जाओ किसी ऐसे पर्सन के पास चले जाओ जिसका तुम ज्यादा फायदा उठा सको और मैंने तुम्हारी मदद की पेशकश ही इसलिए की थी। जूलियस को इतना जेलस होता देखकर विल उसको समझाने लगता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और मुझे सच में बहुत अफसोस है पर मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन दोनों की बातों को सुन रही सैरिडवेन अपने मन में कहने लगी मुझे लगता है कि उन दोनों की पार्टी काफी अच्छी होगी। दूसरी तरफ जूलियस विल की मीठी मीठी बातों को सुनने के बाद उस पर गुस्सा करने के साथ कह रहा था मैंने तुमसे कहा था कि मैं बिल्कुल भी काइंड नहीं हूँ, मैं तो बस अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, बस इतना ही। उसी वक्त सैरिडवेन उन दोनों के करीब आते हुए कहने लगी ठीक है अब जब हम एक एग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं तो प्रोफेसर सैरिडवेन तुमको और भी ज्यादा पावरफुल बनने के लिए कुछ ट्रेनिंग देगी। इसी वजह से अब मुझे पता है कि ये अचानक है लेकिन अपने कपड़े उतार दो। अब ये सुनकर विल की तो हालत ही खराब हो जाती है। अगर आप लोगों ने वीडियो के नीचे 1500 लाइक और 50 कमेंट का टारगेट कंप्लीट कर दिया तो मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल तौर पर द बिगिनिंग आफ्टर द एंड सीजन 2 की एक लॉन्ग वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोगों को बस इतना ही करना है तो फिर मिलते हैं सायोनारा।